तो आइए आज हम ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स 5 कंट्रीज का एक ग्रुप आता है। हम इस लेक्चर के अंदर ब्रिक्स को समझेंगे, उसी के साथ साथ ब्रिक्स का एवोल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ ब्रिक्स के हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो जब मैं ब्रिक्स की बात करता हूं ना, तो ब्रिक्स का मतलब यहाँ पे इंडिया मत समझ लेना, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स जैसे कि ब्रिक्स जो है ना एक फुल फॉर्म है या फिर एक एक्रोनिम है जो यूज किया जाता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के लिए। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, राइट। तो ये 5 मेजर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका ग्रुप है। तो जैसे कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, ब्राजील एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसी के साथ साथ रशिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है एक। तो ये जो 5 इमर्जिंग बिग इकोनॉमीज हैं इनका ग्रुप आता है ब्रिक्स, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि दीज कंट्रीज कलेक्टिवली वर्क टुगेदर टूवर्ड्स फोस्टिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन। तो ये सारी की सारी जो 5 कंट्रीज हैं ये एक साथ काम करती हैं, कलेक्टिवली काम करती हैं ताकि ये आपस में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बिल्ड कर पाएं, पॉलिटिकल और सोशल कोऑपरेशन को बिल्ड कर पाएं। मतलब कि एक साथ मिलके कलेक्टिवली ये इकोनॉमिकली भी डेवलप हो पाएं, ये कलेक्टिव तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकें, सोशली, कल्चरली या फिर इकोनॉमिकली, और आपस में एक तरह का कोऑपरेशन बिल्ड कर पाएं, एक सहयोग बिल्ड कर पाएं, जिससे कि ये एक साथ मिलके जो है वो काम कर सकें, एक साथ मिलके आगे बढ़ें, राइट। जब मैं इसके इवोल्यूशन की बात करता हूं कि इवोल्यूशन कैसा होता है ब्रिक्स का, तो सबसे पहले मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूं। देखो जो ब्रिक्स का कंसेप्ट है ना वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था जिम ओ नील के द्वारा। लेकिन उनके द्वारा ब्रिक्स का कंसेप्ट नहीं दिया गया था, ब्रिक का कंसेप्ट दिया गया था, क्योंकि इनिशियली इसके अंदर साउथ अफ्रीका नहीं होती थी। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रिक्स पहले ब्रिक हुआ करता था, BRIC, क्योंकि इसके अंदर साउथ अफ्रीका नहीं थी। तो साउथ अफ्रीका इसके अंदर नहीं हुआ करती थी, पहले ब्रिक्स जो है वो ब्रिक हुआ करता था। इसका जो कंसेप्ट है ना ये दिया गया था जिम ओ नील के द्वारा। वो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 2001 में इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो जिम ओ नील जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ब्रिक का कंसेप्ट दिया और उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये जो कंट्रीज हैं इनकी इकोनॉमी जो है, ये जो 4 कंट्रीज हैं ये 2050 तक पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करेंगी। तो ओरिजिन इसका कैसे, शुरुआत कैसे होती है? 2001 में ब्रिक का कंसेप्ट दिया जाता है। ब्रिक का कंसेप्ट दिया जाता है। पहले ब्रिक्स नहीं हुआ करता था, बल्कि सिर्फ ब्रिक हुआ करता था, क्योंकि इसके साथ साउथ अफ्रीका नहीं थी, साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया था। तो ये कंसेप्ट जो है वो 2001 में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? जिम ओ नील के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये जो कंट्रीज हैं इनकी इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करेगी 2050 तक, क्योंकि रशिया, चाइना, इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डोमिनेट कर लेंगी। कब? 2050 तक, अगर ये एक साथ मिलकर काम करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दिस ग्रुप ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2006 व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ दिस ग्रुप मेट। तो 2006 में ये ग्रुप जो था वो ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आता है, जब इन 4 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे ये एक साथ मिलते हैं, इन्होंने एक मीटिंग की और उसके बाद ऑफिशियली जो है वो ब्रिक बना। तो ब्रिक जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। हम देखते हैं कि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ। उस मीटिंग के अंदर इन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लाने हैं, एज ग्लोबल साउथ इज अंडर रिप्रेजेंटेड इन फोरम्स लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो यहां पे इस चीज की बात की गई, इस मीटिंग के अंदर इस चीज की बात की गई कि हम एक ग्रुप बनाएंगे अपना, जिसको ब्रिक कहा गया। और इस मीटिंग के अंदर यह भी बात की गई कि हमारा जो पूरा का पूरा ग्रुप होगा, हम किसके लिए काम करेंगे? हम जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रिफॉर्म लाने के लिए काम करेंगे। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि जो हमारा ग्लोबल साउथ आता है, जैसे लैटिन अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, एशिया आता है, ये जो कंट्रीज हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड है किसके अंदर? IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्योंकि उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं, जो यूरोप की कंट्रीज हैं, उनकी ही उन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर चलती है। IMF के ऊपर ज्यादा अमेरिका की चलती है, IMF के अंदर अमेरिका का दबदबा चलता है। उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक के अंदर भी अमेरिका का दबदबा चलता है। तो अमेरिका सारी की सारी डिसीजन मेकिंग को डोमिनेट करता है IMF के अंदर। IMF के अंदर किसको लोन देना है, कैसे देना है, किन कंडीशंस के ऊपर देना है, ये सारा का सारा डेवलप्ड कंट्रीज जो अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं ये जो है वो तय करती है। तो यहां पे ये कहा गया कि जो ग्लोबल साउथ है उसका रिप्रेजेंटेशन भी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर होना चाहिए। जो ग्लोबल साउथ है, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इन कंट्रीज की भी सुनवाई होनी चाहिए इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और ये कंट्रीज भी अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट कर पाए और इन कंट्रीज के लिए भी काम किया जाए, और ये इन कंट्रीज के लिए भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम करें। तो इस चीज की यहां पे बात की गई। उसके बाद इसके एवोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट समिट जो है ना ब्रिक की, वो 2009 में होती है। तो 2009 में फर्स्ट ब्रिक होती है समिट की, जो कि रशिया में होती है।
पहली बार ब्रिक के जो मेंबर्स थे वो एक साथ मिलते हैं। ब्रिक का समिट होने का मतलब क्या है कि ब्रिक की जो कंट्रीज हैं, ब्रिक के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन कंट्रीज ने एक मीटिंग की। वो मीटिंग कहां पे हुई? वो रशिया के अंदर हुई। तो पहली ब्रिक समिट कब हुई? 2009 में हुई। कहां पे हुई? रशिया में हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि इस ब्रिक समिट के अंदर क्या हुआ। इस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हमें रिफॉर्म लाना है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज को और वॉइस प्रोवाइड करनी है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। सो बेसिकली इस समिट के अंदर, इस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस किया गया कि किस तरीके से हमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म लाना है और किस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको किस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी है, उनकी वॉइस को किस तरीके से हमें प्रोवाइड करना है। कहां पे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज की भी सुनवाई हो, डेवलपिंग कंट्रीज की भी सुनी जाए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो फेयर तरीके से काम करें। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जैसे देशों की नहीं सुनी जाए, बल्कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी विकसित नहीं हुई हैं पूरे तरीके से, उनकी भी बात यहां पे सुनी जाए, उनकी भी वॉइस को हम वहां पे क्या कर पाए, उनकी वॉइस भी हम इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पहुंचा पाए। इस चीज की यहां पे बात की गई। तो ब्रिक बेसिकली इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर ही काम करता था। बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म्स लाने हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को भी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का इंक्लूजन होता है 2010 में। तो 2010 में ऑफिशियली साउथ अफ्रीका ब्रिक को ज्वाइन करता है। अब जिसको हम ब्रिक कहा करते थे, अब उसको ब्रिक्स कहा जाएगा। तो साउथ अफ्रीका ने जैसे ही ज्वाइन किया तो साउथ अफ्रीका का एस भी जुड़ गया ब्रिक के साथ। अब 2010 में जो है वो ब्रिक ऑफिशियली ब्रिक्स बन गया, राइट। अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन भी मिली, और जिससे क्या हुआ कि ग्लोबल रीच जो है वो ब्रॉडन हुई इसकी, किसकी? ब्रिक की। तो ब्रिक के अंदर जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, ब्रिक्स बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रीका से भी हमारे पास एक कंट्री आ रही है जिसको साउथ अफ्रीका कहते हैं। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि अफ्रीका का रीच या फिर अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन भी ब्रिक के अंदर आ गई। एशिया की पहले से थी, लैटिन अमेरिका की भी थी। तो इससे क्या होने लगा कि पूरे के पूरे ग्लोबल का रीच हमें कहां पे देखने को मिला? इसके अंदर देखने को मिला। मतलब कि ग्लोबल रीच को ब्रॉडन करने का काम किसने किया? इस ब्रिक्स ने किया, जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेंडिंग रोल। तो ओवर द ईयर्स ब्रिक्स हैज ग्रोन फ्रॉम एन इकोनॉमिक ब्लॉक टू अ प्लेटफॉर्म एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल पीस। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स का यही था कि किस तरीके से इकोनॉमिक ऑपरेशन को बिल्ड किया जाए, किस तरीके से कलेक्टिवली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए, और किस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म्स लाई जाए। लेकिन ओवर द ईयर्स इसका जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो गया है। अभी हमें देखने को मिलता है कि ब्रिक्स के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज की भी बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, इंटरनेशनल पीस की बात की जाती है। इस चीज की बात की जाती है कि किस तरीके से हमें क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करना है, उसको भी ध्यान में रखना है। हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करनी है कि इन्वायरमेंट को के ऊपर बुरा असर ना पड़े। उसी के साथ साथ हमें पूरी की पूरी दुनिया की शांति बना के रखना है, पूरी की पूरी दुनिया की इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना है। उस चीज की भी यहां पे बात की जा रही है। उसके बाद अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो 16th ब्रिक्स समिट होती है कहां पे? 2024 में होती है। कहां पे? रशिया में। तो अभी रिसेंटली 2024 में, अक्टूबर 2024 में इसकी 16th ब्रिक्स समिट होती है। कहां पे होती है? कजान, रशिया में होती है। ऑफिशियली इंक्लूडेड 6 न्यू मेंबर्स। अब ब्रिक्स के अंदर ना 6 नए मेंबर्स को भी ऐड किया गया है। 6 नई कंट्रीज को, 6 नई कंट्रीज को भी ब्रिक्स के अंदर ऐड किया गया है। जैसे कि अर्जेंटीना को ऐड किया गया, इजिप्ट को ऐड किया गया, इथियोपिया को ऐड किया गया, ईरान को ऐड किया गया, सऊदी अरबिया और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी ऐड ऑन किया गया। तो अब ब्रिक्स के अंदर 6 और कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, जो कि इस बार अक्टूबर 2024 में जो 16th ब्रिक्स समिट होती है ब्रिक्स की, कहां पे? रशिया में। उस ब्रिक्स समिट के अंदर क्या किया जाता है? 6 न्यू कंट्रीज को ऐड किया जाता है। 6 न्यू कंट्रीज कौन सी हैं? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। तो पहले इसके अंदर कितनी कंट्रीज थी? 5 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसके अंदर 6 और कंट्रीज आ गई हैं। अब टोटल कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं। तो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि पहले ब्रिक कहा जाता था, एक और कंट्री इसके अंदर ज्वाइन की तो ब्रिक्स हो गया। मतलब कि हर एक कंट्री का लेटर इसके अंदर आता है। तो क्या इन कंट्रीज के ज्वाइन होने से क्या इसके लेटर्स और बढ़ जाएंगे? मतलब ऐसे हो जाएगा ये ब्रिक्स के आगे, एस के आगे ए जुड़ जाएगा, फिर ई जुड़ जाएगा, फिर ई जुड़ जाएगा, फिर आई जुड़ जाएगा? तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नाम, और ब्रिक्स को पूरी दुनिया के अंदर ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो वैसा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि अभी ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस करके जाना जाए। ब्रिक्स प्लस मतलब बाकी कंट्रीज भी इसके अंदर आती है। तो इस तरीके से हम इवोल्यूशन डिस्कस करते हैं ब्रिक्स का। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स के। ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाती है। आपको पता ही है कि ब्रिक्स के अंदर किस तरीके से सारी की सारी ब्रिक्स की कंट्रीज को मिलकर कोऑपरेशन के तहत
किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है उसकी बात की जाती है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेड को प्रमोट किया जाता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कहा जाता है कि हमें जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं या फिर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको अपनी जो अपनी डिपेंडेंसी है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर उसको खत्म करना है। क्या होता है कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो ग्लोबल साउथ है ना, जो एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। कई सारी चीज़ों के लिए हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हैं। हमारी जो इसेंशियल गुड्स हैं उसके लिए भी हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हैं। तेल भी वहाँ से आ रहा है, सारा का सारा सामान वहाँ से आ रहा है, तो हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ट्रेड और डेवलपमेंट को इन्हेंस करके, मतलब कि हमें आपस में ही ये जो कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ की या फिर जो ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्रीज आती हैं, इन्हें आपस में ही ट्रेड को इन्हेंस करके, आपस में ट्रेड करके, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बिल्ड करके, डेवलपमेंट करके आपस में मिलके हमें खुद मतलब सेल्फ रिलायंस बनना है। हमें वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करनी है। सो बेसिकली रिड्यूस डिपेंडेंसी ओवर वेस्टर्न कंट्रीज बाय इनहेंसिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट अमंग देमसेल्व्स। तो खुद ही आपस में हम ट्रेड और डेवलपमेंट को इनहेंस करेंगे जिससे कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो जो ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज आती हैं वो खुद में इकोनॉमिक कॉपरेशन बिल्ड करेंगी, ट्रेड को डेवलप करेंगी, ट्रेड को इनहेंस करेंगी, डेवलपमेंट करेंगी, ताकि हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना हो पाए। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्रिएशन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक आता है। तो 2014 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जाता है टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन मेंबर स्टेट्स एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहां पे एक एनडीबी नाम से, जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, ये बनाया जाता है बैंक 2014 में। क्यों बनाया जाता है? ताकि फाइनेंस किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लगाए जाएंगे या फिर मेंबर स्टेट्स के अंदर लगाए जाएंगे। तो जो भी मेंबर स्टेट्स हैं इसकी, जो भी ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज आती हैं, वहां पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसी के साथ साथ सस्टेनेबल जो प्रोजेक्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से फाइनेंस करना है, उसको फाइनेंस करने का काम कौन करेगा? ये अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके का अपना इन्होंने बैंक बनाया, ताकि किसी को लोन चाहिए, किसी को फंडिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, फाइनेंस करना है, तो हमारे पास अपना बैंक है। अभी हम IMF के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना रहें। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है पॉलिटिकल कॉपरेशन। तो यहाँ पे पॉलिटिकल कॉपरेशन के अंदर भी फोकस किया जाता है। यहाँ पे ये कहा जाता है बॉयज फॉर द ग्लोबल साउथ। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन है, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे ग्लोबल साउथ की भी रिप्रेजेंटेशन हो, ग्लोबल साउथ की भी ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन हो, वहाँ पे ग्लोबल साउथ की भी सुनवाई हो। ग्लोबल साउथ के अंदर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज आती हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे चैलेंज वेस्टर्न डोमिनेंस। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस है, जो अमेरिका का, यूरोप का डोमिनेंस है, कहाँ पे? ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर या फाइनेंस के अंदर, जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल, वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर ओवरऑल तरीके से जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस है, उसको यहां पे चैलेंज करने का काम भी किया जाता है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो यहां पे कल्चर एक्सचेंज को प्रमोट किया जाता है और साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ और टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है कि हमें कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना है। ये जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, आपस में हम कल्चर को प्रमोट करेंगे, कल्चर को एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, और उसी के साथ साथ हम एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, उसी के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक साथ मिलके, मतलब कि कोलैबोरेटली काम करेंगे, ताकि ओवरऑल सारी कंट्रीज की जो ब्रिक्स के अंदर आती हैं उनकी सोशल डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जाती है। ब्रिक्स की कंट्रीज, ब्रिक्स के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, ये जो ग्रुप है, इसके अंदर ये इस चीज की बात की जाती है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं करनी है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर जिसका नेगेटिव इफेक्ट हो। तो बेसिकली यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को फोस्टर किया जाता है और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को फोस्टर किया जाता है, ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर कम इफेक्ट हो, नेगेटिव इफेक्ट ना हो इन्वायरमेंट के ऊपर, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है दैट यू आर डेवलपिंग, यू आर ग्रोइंग, बट हो क्या रहा है कि आप इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव असर नहीं डाल रहे हैं। तो आप डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी आप ध्यान में रख रहे हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर भी आप बुरा असर नहीं डाल रहे हैं, आप फ्यूचर की जनरेशंस को सोच के डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद 50 के अंदर आता है सिक्योरिटी एंड पीस। तो सिक्योरिटी और पीस के ऊपर भी फोकस किया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हमें डायलॉग के थ्रू सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, ना कि फोर्स के थ्रू। तो रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग रादर देन फोर्स। सो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, उसको हम बातचीत करके सॉल्व करेंगे, रादर देन कि हम वहां पे फोर्स का इस्तेमाल करें या फिर वहां पे हम वॉर लड़ें। हम पीसफुल तरीके से, डायलॉग से, बातचीत से वहां पे ब्रिक्स की कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि पीस को इंश्योर किया जा सके, ताकि पीस आ सके और सारी की सारी कंट्रीज की सिक्योरिटी आ सके, तो कॉमन सिक्योरिटी और पीस प्रिवेल कर सके, उसकी यहां पे बात की जा रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रिक्स की
ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमने ब्रिक्स का एवोल्यूशन भी डिस्कस कर लिया। इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और इस बुक को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया, हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया, हमारा यूनिट भी खत्म हो गया और हमारा सारी किताब भी ये खत्म हो गई। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।